हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा हमारा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये जो टॉपिक है काफ़ी आपका डायग्रामेटिकली वे से मैंने आपको समझाया है और इस पे बहुत ज़्यादा ही मैंने टाइम लगाया आज के लेक्चर पे तैयार करने के लिए। तो आई होप आप इसको बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। बेटा आज का जो टॉपिक है, आज जो हमने कवर करने हैं वो हमने क्वालिटी कंट्रोल में जो हमारी टेक्निक्स यूज होती हैं उनको पढ़ना है। क्वालिटी कंट्रोल की जो मेन टेक्निक्स आपके सिलेबस में है वो है सिक्स सिग्मा टेक्निक, total quality management, and 5S Kaizen theory. These all are the various techniques which are used in quality control program in various industries. हमने आज इनको सभी को वन बाय वन स्टडी करना है और सभी को प्रॉपरली डायग्राम के साथ अंडरस्टैंड करना है, तभी हमें ये टॉपिक समझ आएगा। ठीक है, तो आज देखिए स्टार्ट करते हैं हम। पहले सिक्स सिग्मा से स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को। सिक्स सिग्मा का मैंने आपको ये जो डायग्राम लगाया हुआ है फर्स्ट स्लाइड में, ये सिक्स सिग्मा का ही आपका डायग्राम है। इसमें हम क्या करते हैं इस टेक्निक के अंदर, इसमें हम ये एक तरह की आपकी क्वालिटी ओरिएंटेड टेक्निक होती है। जो सिक्स सिग्मा टेक्निक है ये एक तरह की क्वालिटी ओरिएंटेड टेक्निक है। इसमें हम हर टाइम यही कोशिश करते हैं कि अपने प्रोसेस को किस तरह इम्प्रूव किया जा सके, पहले से और ज्यादा इम्प्रूव कर सके, और इसके लिए हम कई सारे टूल्स और स्ट्रेटजीज का यूज करते हैं। ठीक है, इस कंपनी के कॉपीराइट्स हैं जो वो मोटोरोला के पास हैं। 1985 में उन्होंने इसका पेटेंट करवाया था इस मेथड का, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने ही इस मेथड को अपनी कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल किया था और उन्होंने इसका पेटेंट करवा दिया था। तो ये आज भी उन्हीं के नाम से ही फेमस है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में। और इसमें हमने क्या ध्यान देना होता है, सिक्स सिग्मा ऑलवेज सीक्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्रोसेस, always tries to improve the quality of process outputs by identifying and removing the causes of defects. इसमें हमारी हमेशा यही कोशिश होती है जितने भी आपके डिफेक्ट्स हैं या डिफेक्टिव आइटम्स हैं उनको हमने दूर करना है और फ्रेश बिल्कुल आपके जो डिफेक्ट लेस प्रोडक्ट हैं वो सारा लोट आपने तैयार करना है। ठीक है जी। और इसमें क्या है, हमने क्या कोशिश करनी होती है, जो इसकी डेफिनेशन है सिक्स सिग्मा प्रोसेस इज वन, जो इसकी मेन डेफिनेशन है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। बेटा ध्यान से देखनी है सभी ने। A Six Sigma process is one in which 99.9966% of the products manufactured are statistically expected to be free of defects. Means हम इसमें कोशिश करते हैं कि आपकी 99.996% की एक्यूरेसी होती है इसमें। ठीक है, इतने कहने का मतलब है कि ओनली 3.4 डिफेक्ट्स पर मिलियन। ठीक है, ओनली 3.4 डिफेक्ट्स पर मिलियन से अगर कम है तो हम कहते हैं कि ये सिक्स सिग्मा को फॉलो कर रहा है। अगर 3.4 से ज्यादा डिफेक्ट आ रहे हैं आपके पर मिलियन के पीछे, मिलियन क्या होता है आपको पता है सभी को, 10 लाख, 10 लाख पीसेस के पीछे 3.4 पीसी आपके डिफेक्टिव हो सकते हैं। ठीक है, सोचिए कितनी ज्यादा एक्यूरेसी हमें चाहिए, तो हम तभी कह सकते हैं ये सिक्स सिग्मा को फॉलो कर रहा है, अदरवाइज हम सिक्स सिग्मा को वहां पे नहीं मान सकते। तो ये क्या है, ये आपकी जो मोटोरोला कंपनी है उन्होंने एक सेट ऑफ गोल, एक अपने कंपनी के लिए इंटरनल टारगेट सेट किए थे अपने एम्प्लॉइज के लिए, जो उन्होंने हर ऑपरेशन पे लागू किए। ठीक है, उसी के बाद ये टेक्निक उनके नाम पे चल रही है आज तक। क्या मैथोलॉजी है इस कंपनी, इस जो सिक्स सिग्मा टेक्निक है क्या मैथोलॉजी है उसमें, उसमें बेसिकली 6 स्टेप होते हैं इसमें। ठीक है, 6 स्टेप कौन से हैं, सबसे पहले हमने प्रॉब्लम को डिफाइन करना होता है, हमने अपने प्रोसेस को डिफाइन करना है। उसके बाद प्रोसेस को डिफाइन करने के बाद हमने मेजर करना है, मेजर करने के बाद हमने एनालाइज करना है, और एनालाइज करने के बाद हमने इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है। डिफाइन में क्या है, हमने अपने प्रोसेस को प्रॉपरली डिफाइन कर देना है कि ये प्रोसेस है इस पर्पस के लिए यूज होता है। ठीक है, उसमें हमें प्रोसेस के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन मिलेगी। मेजर में हम डिफरेंट ऑपरेटर्स के साथ उसकी रीडिंग लेंगे जब वो आपका अंडर प्रोसेस, जब वो प्रोसेस आपका वर्किंग में होगा। उसके बाद जो आपका वर्किंग करते हुए रिजल्ट्स आएंगे, उन रिजल्ट्स को हम करते हैं एनालाइज, और एनालाइज के बाद हम उसको और ज्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। जो रिजल्ट हमारे पास आए हैं, सिक्स सिग्मा मेथोडोलॉजी ये कहती है हमने हमेशा कभी भी सेटिस्फाई नहीं होना, हमेशा हमने और अच्छा करने की सोचनी है, और जो इम्प्रूवमेंट आई है फिर उसको उसके बेस पे हमने उसको कंट्रोल करना है अपने क्वालिटी प्रोग्राम को। ठीक है,
ये सारा हमारा प्रोसेस था सिक्स सिग्मा में। तो 6 स्टेप है इसमें, इसलिए इसका नाम है आपका सिक्स सिग्मा। देखिए हमने इसका एक मेथोडोलॉजी भी लगाई है यहाँ पे। सबसे पहले हमने क्या करना है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हमने क्या करना है, रिकॉग्नाइज द इशू दैट स्लोज द बिजनेस परफॉर्मेंस। सबसे पहले जो सबसे ज्यादा टाइम लगता है आपका, वो इशू को रिकॉग्नाइज करने में टाइम लगता है। देन रिकॉग्नाइजिंग द इशू यूजिंग एविडेंस एंड डाटा। ठीक है, ये सारे क्या मेथड हैं जो आपके प्रॉब्लम जहां से स्टार्ट होती है उसको स्टार्ट करने के मेथड है। उसके बाद हमने रिकॉग्नाइज करना है इशू यूजिंग एविडेंस एंड डाटा। जो भी प्रॉब्लम उसके अंदर आ रही है आपके प्रोसेस के अंदर, उसको हमने हाईलाइट करने की कोशिश करनी है। एंड देन डिस्कवर स्टेटफास्ट डाटा ड्राइव सोल्यूशन। उसके बाद हमने अपने प्रोसेस को थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करनी है, उसकी स्पीड बढ़ाने की कोशिश करनी है। देन फाइंड आउट अ सोल्यूशन टू इंक्रीज प्राइस बाय वेस्ट रिडक्शन। अब क्या करना है हमने, जो आपका बीच में डिफेक्ट्स के कारण वेस्ट आ रहा है, वेस्ट से क्या होता है आपका प्राइस बढ़ता है, क्योंकि जब वेस्ट निकलता है तो वो भी आपकी प्रोडक्शन पे ही पड़ता है, वो प्राइस भी आपका। तो हमने उस एक ऐसा सोल्यूशन बनाना है जिससे वेस्ट को कम किया जा सके और आपका प्राइस ना बढ़ पाए मार्केट में प्रोडक्ट का। देन डिस्कवर ए सिस्टम टू मेंटेन लॉन्ग टर्म रिलेशन। अब हमने जो ये सिस्टम बना लिया है, वेस्ट को मैनेज कर दिया है, उसको हमने लॉन्ग टर्म में लेके जाने की कोशिश करनी है। तो हमने वहां पे क्या करनी है, कंट्रोलिंग करनी है प्लान में। और देन इन द लास्ट कैलकुलेट एंड अर्न द बेनिफिट्स ऑफ फाइनेंशियल अचीवमेंट्स। और लास्ट में हमने जो भी हमने इम्प्रूवमेंट्स किए हैं उसको हमने उसका हमने बेनिफिट देना है, फाइनेंशियल अचीवमेंट्स हासिल करनी है, जो हमारी सेल के फॉर्म में हमें दिखाई देगा हमारी कंपनी का रेवेन्यू। ठीक है, अब बात करते हैं सिक्स में, जो आपका सिक्स सिग्मा मेथड है वो उसके अंदर कितनी स्ट्रेटजीज आती हैं। तो बेसिकली जो जो मेन इसका प्रिंसिपल है, ठीक है, सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट का, वो क्या प्रिंसिपल है, इसमें हम एक मेथोडोलॉजी फॉलो करते हैं जो आपके एक साइंटिस्ट है डेमिंग्स। डेमिंग ने एक नियम दिया था, जब भी हमने कोई प्रोडक्ट बनाना है तो कैसे बनाना है, चार चार पांच चार चार चीजें होती हैं किसी भी प्रोडक्ट को बनाने से पहले। सबसे पहले हमने क्या करना है, प्लान बनाना है उसका, प्लान। देन हमने डू, उसके बाद हमने स्टार्ट करना है उसको करना। एंड देन चेक, और बनाने के बाद चेक भी करना है। ठीक है, और उसके बाद एक्ट। प्लान, डू, चेक, एक्ट। उसके बाद चेक करने के बाद फाइनल हमने एक्ट में लेके आना है। तो ये चार स्टेप हमने हमेशा फॉलो करने हैं जब भी हम कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। ठीक है, इसको हम पीडीसीए भी कहते हैं, पीडीसीए साइकिल, याद रखना इसको। और दीज मैथोलॉजीज कंपोज्ड ऑफ these methodologies composed of 5 phases each bear the acronyms। इसमें अब दो चीजें हैं, ठीक है, दो मेथड है इसके आगे सिक्स सिग्मा में। दो कौन से हैं, एक का नाम है DMAIC, ये देखिए DMAIC, और दूसरे का क्या नाम है DMADV। अभी हम समझते हैं क्या है DMAIC। DMAIC का मतलब है, ये जो आपका मेथड है ये हम यूज करते हैं जो आपका ऑलरेडी मेथड चल रहा है, जो आपका ऑलरेडी प्रोजेक्ट चल रहा है उसी में हम इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं, तो हम पहले वाला मेथड यूज करते हैं, डेट इज नोन एज DMAIC। ठीक है, देन दूसरे मेथड की बात करते हैं DMADV। DMADV टेक्निक क्या है, ये हम उस प्रोजेक्ट पे स्टार्ट करते हैं इम्प्लीमेंट करना जो आपका एक नया प्रोजेक्ट है। जब हम कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं या फिर नया डिजाइन लाने की सोचते हैं तो उस पर DMADV मेथड लगता है। अब इन दोनों को हम डिटेल में देखते हैं, DMAIC क्या है और DMADV क्या है। ये देखिए, ये दो मेथोडोलॉजीज आपकी आती हैं सिक्स सिग्मा मेथड के अंदर। ठीक है, सबसे पहले देखिए DMAIC। ये मैंने क्या बताया, ये हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे हमारा ऑलरेडी प्रोडक्ट मार्केट में आया हुआ है, पुराना प्रोडक्ट है, हमने उसमें इंप्रूवमेंट लानी है, पहले से बेटर बनाना है, तो हम फॉलो करते हैं DMAIC। ठीक है, दिस वन लेफ्ट साइड में। तो इसमें साफ तौर से आपको दिखाई दे भी रहा होगा प्रेजेंटेशन में भी, एन इम्प्रूवमेंट सिस्टम फॉर एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस फेजिंग बिलो स्पेसिफिकेशन एंड लुकिंग फॉर इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट। इसमें हम पहले से स्पेसिफिकेशन को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं और उसमें इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं। और व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DMAIC, ये आपको पता होनी चाहिए। डी का मतलब है डिफाइन, एम मीन्स मेजर, ए एनालाइज, I for improve, and last C for control। Define, measure, analyze, improve, control। तो ये पांच चीजें होनी चाहिए आपकी DMAIC में। तो इसकी हेल्प से हम किसी भी पुराने प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए इसकी मेथोडोलॉजी समझिए। सबसे पहले हमने
प्रोसेस को डिफाइन करना है जो ऑलरेडी चल रहा है, उसके बाद उसका मेजर करना है, उसकी वैल्यूज लेनी है, हमने रीडिंग्स नोट करनी है, और देन हमने एनालाइज करना है। एनालाइज करना है कि क्या रीडिंग्स आ रही हैं उसमें, उसको कंपेयर करने की कोशिश करेंगे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स के साथ जो हमें हमारे पास ऑलरेडी हैं, और अब जो उसके बीच में कमियां आई हैं उसको हम इम्प्रूव करेंगे एंड देन लॉन्ग टर्म के लिए उसको कंट्रोल करेंगे। तो ये है हमारा DMAIC प्रोसेस। अब दूसरे मेथड में आते हैं जो आपका है DMADV। DMADV क्या कहता है, ये हम यूज करते हैं नए प्रोडक्ट के लिए। ये हम यूज करते हैं नया प्रोडक्ट, जब हमने नया डिजाइन लॉन्च करना होता है मार्केट के अंदर तो हम यूज करते हैं DMADV। इसका क्या काम है, एन इम्प्रूवमेंट सिस्टम यूज टू डेवलप न्यू प्रोसेसेस और प्रोडक्ट्स एट 6 सिग्मा क्वालिटी लेवल। हमने क्वालिटी लेवल वही रखना है जो 6 सिग्मा क्वालिटी के अंदर होता है। क्या लेवल होता है, 3.4 डिफेक्ट्स पर मिलियन, मीन्स 3 आइटम से ज्यादा, 3.5 आइटम से ज्यादा आपकी डिफेक्टिव आइटम नहीं निकलनी चाहिए 10 लाख के पीछे। ठीक है, इतना हाई एक्यूरेसी हमने मेंटेन करते हुए DMADV लॉन्च करना है। और DMADV कहाँ लॉन्च होता है, जब हम नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है, डिफाइन, मेजर, एनालाइज, डिजाइन, वेरीफाई। समझिए इसको, सबसे पहले हमने जो हम बनाना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट को, उसको डिफाइन करेंगे कागज के ऊपर। ठीक है, अपना जो हमारे दिमाग में आया है, जो भी हम बनाना चाहते हैं प्रोडक्ट, उसको हम डिफाइन करेंगे प्रॉपरली कि हम इस पर्पस के लिए बनाना चाहते हैं और ये स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए। उसके बाद हम उन सारी रीडिंग्स को मेजर करेंगे और उनका एनालाइज करेंगे, और उसके बेस पे हम एक प्रॉपर डिजाइन बनाएंगे जो फिजिबल होगा आपका। इन सारी चीजों को फॉलो करते हुए एक डिजाइन बनाएंगे, और लास्ट में हम उसको वेरीफाई करेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे अपने प्रोसेस को। तो एक चीज और आपने ध्यान रखनी है, जो दोनों मेथोलॉजी हैं, DMAIC पुराने प्रोडक्ट के लिए और DMADV, ये दोनों ही डैमिंग्स के नियम पे काम करती हैं, PDCA साइकिल, जो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, प्लान, डू, चेक, एक्ट। ठीक है, अब अगला टूल है आपका टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। जो अगली टेक्निक है वो है आपकी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ये भी हम यूज करते हैं क्वालिटी कंट्रोल के लिए। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या चीज है, ये एक तरह की मैनेजमेंट अप्रोच है, ये एक मैनेजमेंट की सोच है बेसिकली। कोई ये टेक्निक नहीं है, एक तरह की सोच है जो हमें लॉन्ग टर्म में सक्सेस करने में हेल्पफुल करती है। और ये हम किसको फोकस करके करते हैं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन को। हमारे इसमें हमेशा यही ध्यान रहता है कि कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाई किया जा सके। ठीक है, इन ए TQM एफर्ट all members of an organization participate in improving processes, products, services and the culture in which they work। TQM में एफर्ट में क्या होता है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का पार्टिसिपेशन जरूरी है, हर प्रोसेस में, हर प्रोडक्ट में और हर सर्विस के अंदर। तो उससे क्या होता है कि एक तरह का कल्चर बन जाता है आपकी कंपनी का कि आपने क्वालिटी ओरिएंटेड काम ही करना है हमेशा। और इसकी डेफिनेशन क्या बन सकती है TQM की, ध्यान से देखिए। TQM can be defined as the management of initiatives and procedures that are aimed at achieving the delivery of quality products and services। वही बात है, ये एक तरह के मैनेजमेंट ऐसी मैनेजमेंट बन जाती है जो इनिशिएटिव ले आपकी अच्छे, वो उन प्रोसीजर्स का जो हमेशा एम करते हैं क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की डिलीवरी पे। कस्टमर्स को हमेशा क्वालिटी प्रोडक्ट्स की और सर्विसेज की डिलीवरी करने में विश्वास रखते हैं, वो एक TQM उसको हम कहते हैं। ये एक तरह की सोच है। ठीक है, अब प्रिंसिपल ऑफ TQM के क्या प्रिंसिपल्स हैं जिसको लेके ये पूरा मेथड बना हुआ है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का। तो हमने इसके 8 मेन स्टेप हैं, 8 मेन प्रिंसिपल हैं जिसमें हमने इसको बारीकी से ध्यान रखना है। 8 प्रिंसिपल इसके फॉलो होने चाहिए जब भी हम TQM को यूज करते हैं। कौन से 8 प्रिंसिपल हैं, 8 प्रिंसिपल बेटा इसके हैं, ये देखिए। सबसे पहले ये जो मैंने एक सर्कल बना दिया आपको रिप्रेजेंटेशन के लिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। जो मेन इसके प्रिंसिपल्स हैं, देखिए, सिस्टमैटिक अप्रोच, डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल होता है आपका TQM, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट में हेल्प होता है, कम्युनिकेशन बेटर करने के लिए, प्रोसेस सेंटर्ड, इंटीग्रेटेड सिस्टम, टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट एंड इन द लास्ट जो सबसे मेन है वो है आपका कस्टमर फोकस। तो ये सारे आपके प्रिंसिपल्स फॉलो होने चाहिए आपके TQM के अंदर। इनको एक बार डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए क्या आता है आपका एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट में। एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है आपका कंट्रोल करना
टीक्यूएम में, क्योंकि टीक्यूएम में एक तरह की सोच है, हम पहले भी देख चुके हैं, और वो कहाँ से स्टार्ट होगी, एग्जीक्यूटिव से स्टार्ट होगी, मैनेजमेंट के टॉप टॉप मोस्ट एम्प्लॉय से स्टार्ट होगी। तो उन्होंने क्या करना है, टॉप मैनेजमेंट शुड एक्ट एज द मेन ड्राइवर, वो एज ए ड्राइवर काम करेंगे पूरी चेन के अंदर। अगर वो चाहेंगे तो अपनी गाड़ी को क्वालिटी की तरफ लेके भी जा सकते हैं, अगर चाहेंगे नहीं भी लेके जा सकते। तो उन्होंने ही इन्वायरमेंट को स्टार्ट करना है बनाना एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट में। इसके बाद ट्रेनिंग आएगी, इम्प्लॉइज को हमने ट्रेन करवाना है रेगुलर टाइम पे, ताकि वो क्वालिटी के कॉन्सेप्ट को समझें। देन जो भी वो हमने काम करना है वो कस्टमर को फोकस करके करना है, ठीक है। हमेशा इंप्रूवमेंट पे ध्यान देना है क्वालिटी की, ताकि कस्टमर हमेशा सेटिस्फाई रहे आपका। डिसीजन मेकिंग, क्वालिटी डिसीजन शुड बी मेड बेस्ड ऑन मेजरमेंट्स। डिसीजन हमेशा आपका क्वालिटी डिसीजन होना चाहिए, जिससे लार्ज को बेनिफिट होना चाहिए, छोटे समूह को नहीं, बड़े समूह को ध्यान में रख के आपने हमेशा डिसीजन लेना है। मैथोलॉजी एंड टूल्स, जो भी आपके यूज ऑफ हमने appropriate methodology and tools ensure that non-conformance are identified, measures and responded to consistently। हमने सारे टूल्स का यूज करना है एनालाइज के लिए प्रॉपरली डाटा को, ताकि हम क्वालिटी को क्लोजली मॉनिटर कर सकें। तो इसमें मैथोलॉजी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। उसके बाद हमने कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट पे काम करना है। देन इसको अपना कंपनी का कल्चर बना देना है टीक्यूएम को, ठीक है। इसको हर एक एम्प्लॉई को हमने ट्रेनिंग देके उसको फुली ट्रेन करना है, क्वालिटी की इंपॉर्टेंस समझनी है उसको, तभी वो समझ पाएगा जब वो उसको एज ए कल्चर अडॉप्ट करेगा, ठीक है। इन द लास्ट एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, वही चीज आ गई, एम्प्लॉय को हमने एवरी एम्प्लॉय को इनकरेज करना है, ताकि वो इसकी इंपॉर्टेंस को समझ सके कि कैसे अगर कस्टमर सेटिस्फाई रहेगा तो आपका प्रोडक्ट हमेशा हिट रहेगा मार्केट के अंदर। अब आ जाती हैं आपकी टेक्निक्स। व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ टीक्यूएम? देयर आर मेनली 4 टेक्निक्स। फर्स्ट, हमने कैसे टीक्यूएम लॉन्च करना है, हमने जॉइंट प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक करते हैं, हम इकट्ठे बैठ के प्रॉब्लम के ऊपर विचार करते हैं। देन अनदर टेक्निक है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग एक तरह का क्विजेस होती हैं, पजल बना के हम सोचते हैं कुछ नए प्रोडक्ट के ऊपर कि क्या क्या हम इसमें लाएं। हम सब इसमें हम सारे जितने भी एग्जीक्यूटिव हैं सबको इन्वॉल्व करते हैं, तभी ये ब्रेनस्टॉर्मिंग स्टार्ट होती है आपकी। मेथड ऑफ एनालिसिस, प्रॉपर मेथड होते हैं एनालिसिस के, वो भी हम देखते हैं आगे। एंड द लास्ट, प्लानिंग फॉर जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम हम पहले भी पढ़ चुके हैं एक टेक्निक के अंदर, एक चैप्टर के अंदर, पीपीसी में, ठीक है। पीपीसी चैप्टर के अंदर हम जस्ट इन टाइम को डिटेल में पढ़ चुके हैं। ये सारी टेक्निक्स हैं टीक्यूएम की, इनको एक बार थोड़ा सा डिटेल में पढ़ देते हैं। सबसे पहले जॉइंट प्रॉब्लम सॉल्विंग। जॉइंट प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? द की टू सक्सेस इन इंट्रोड्यूसिंग टोटल क्वालिटी, ये आपकी मेन की है। हमने सबको साथ में लेके चलना है, जितने भी आपके एम्प्लॉइज हैं जो आपकी रेपुटेटेड पोस्ट पे बैठे हैं, जो रिस्पॉन्सिबल हैं डिसीजंस मेकिंग के लिए, ठीक है। हमने उनको सबको कलेक्टिव साथ में लेके चलना है और सिस्टमेटिक वे में प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। क्या प्रिंसिपल है इसका? depersonalizing conflicts by diluting emotions and do systematic approach। हमने इसमें अपने पर्सनल इमोशंस को हावी नहीं होने देना जब भी हम किसी प्रोजेक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं, और हमने एक सिस्टमेटिक ढंग से सोचना है प्रोडक्ट के बारे में। अपने पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स को बाहर रख के आना है जब भी हम मीटिंग रूम में बैठेंगे, ठीक है। हमने एज ए टीम काम करना है। सेकंड, इंटीग्रेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द पीपल वर्किंग इन इट। हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को लेके चलना है, ना कि अपने इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव को लेके चलना है। अगर हर कोई अपना अपना टारगेट बना देगा तो फिर वो सारे टारगेट एक ऑब्जेक्टिव नहीं अचीव कर पाएंगे जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए हेल्पफुल हो। अब बात करते हैं दूसरा टेक्निक है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है? दिस इज बेसिकली a way of getting as many ideas as possible on a problem or a solution in the shortest possible time, ठीक है। हमने शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉइज को इन्वॉल्व करना है, ताकि इसके ऊपर डिस्कस कीजिए और जल्दी से जल्दी कुछ ऐसा आइडिया सोचिए जिससे ये मोस्ट इफेक्टिवली ढंग से काम हो जाए और हमारा कम से कम टाइम लगे उसके ऊपर, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या क्या कमियां रह जाती हैं, हम इसको डिस्कस नहीं करते। डोंट डिस्कस, बिल्ड ऑन अदर सजेशंस, गो फॉर क्वालिटी, बी इमेजिनेटिव। ये सारी क्वालिटीज होनी चाहिए ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए, ये सारे स्टेप्स होने चाहिए, फ्रेमवर्क। तब ये एक फ्रेमवर्क बनाता है ब्रेनस्टॉर्मिंग को इम्प्लीमेंट करने का। थर्ड आपका जो टेक्निक है वो है आपका मेथड ऑफ एनालिसिस, ठीक है। कौन कौन से मेथड हैं? ये कल हमने सात टूल्स पढ़े थे, उसी में से ही मेथड है ये।
वंस ऑल एक बार जब सारा डाटा इकट्ठा हो जाता है हमारे पास, तो अब हमारा फर्ज है कि हम उनको बिल्कुल अच्छे से एनालाइज करें ताकि हम एक अच्छा डिसीजन ले सकें। ठीक है, तो एनालाइज के लिए देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ मेथड ऑफ एनालिसिस। सबसे पहले पारेटो एनालिसिस। पारेटो एनालिसिस का हमने स्टडी किया था, उसमें हम क्या करते हैं, 80-20 रूल हमने पढ़ा था ना। 80-20 रूल, जो मेन प्रॉब्लम्स है उनके ऊपर ज्यादा फोकस रखना है। ठीक है, और जो कम इंपॉर्टेंस है उनको पीछे रखना है। देन पेयर्ड कंपैरिजन, अब हमने कंपैरिजन करके देखना है, एनालाइज करते हुए प्रोडक्ट्स का आपस में कंपैरिजन करना है। और देन एक आता है आपका कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, ये हमने कल भी देखा था, फिश बोन डायग्राम था। तो हम उसमें प्रॉब्लम को सामने रख लेते हैं फिश के हेड के तौर पे, और जो भी उसकी दिक्कत आई है, जो उसको होने नहीं दे रही है, उसको हम एज ए फिश बोन यूज करते हैं डायग्राम के अंदर। तो ये कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। और एक लास्ट मेथड है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की फॉर्म में हम प्रॉब्लम्स को सामने रख के उनको सही करने की कोशिश करते हैं। और एक लास्ट टेक्निक है आपकी, जो लास्ट मेथड है वो है जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी पीपीसी चैप्टर के अंदर। ठीक है, पीपीसी चैप्टर के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 3 में। ये क्या है, ये बेसिकली एक स्ट्रेटजी है फॉर इन्वेंटरी मैनेजमेंट, कि हमने स्टोर में कम से कम सामान को इकट्ठा होने देना है, इन विच रॉ मटेरियल्स एंड कंपोनेंट्स आर डिलीवर्ड फ्रॉम द वेंडर और सप्लायर इमीडिएटली बिफोर दे आर नीडेड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। कैसे, जैसे ही हमने ऑर्डर देना है, हमने उसको फौरन डिलीवर करने की कोशिश करनी है, सप्लाई करने की कोशिश करनी है वेंडर को। हमने स्टोर में ज्यादा उसको इकट्ठा नहीं होने देना, क्योंकि स्टोर में इकट्ठा होगा तो उसका डैमेज होने का डर रहेगा, उसका टूटने का डर रहेगा, या फिर हमारा लॉस होने का डर रहेगा, आउटडेटेड होने का डर रहता है मॉडल का। ठीक है, उसको साथ साथ ऑर्डर देना है और साथ साथ उसको निकालना है। ये है जस्ट इन टाइम फिलोसफी आपकी। अब बात करते हैं इम्प्लीमेंट हमने कैसे करना है। ये तो सारी आपकी क्या थी, जो हम अभी हमने देखी कि अलग अलग मेथड्स थे हमारे टीकेओएम के। अब इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है टीकेओएम का। इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम पहले भी देख चुके हैं, जो डैमिंग्स मेथड था, पीडीसीए। पीडीसीए साइकिल को ही हमने फॉलो करना है। ठीक है, पी का मतलब क्या है, प्लान। सबसे पहले हमने पॉलिसीज बनानी है, ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं, एंड उनके मेथड्स टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स, और जिस मेथड का हम यूज करके उस पॉलिसी को अचीव करने वाले हैं, पॉलिसी को अचीव कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने वाले हैं, उन मेथड्स को हमने डिटेल में लिखना है। देन डू का क्या मतलब है, एजुकेशन, ट्रेनिंग, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चेंज। मतलब जो आपका नया ऑब्जेक्टिव है उसके ऊपर काम करने के लिए आपने अपने एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग दिलवानी है, उनको नॉलेज देनी है, और चेंज के अकॉर्डिंग उनको अडेप्ट करवाना है। ठीक है, थर्ड है एक्ट। एक्ट में क्या आ जाएगा आपका, सॉरी, प्लान, डू, चेक। चेक में क्या आ जाएगा आपका, ऑब्जर्वेशन करनी है अब हमने रिजल्ट्स की। ठीक है, जो काम हुआ है इम्प्लीमेंटेशन के बाद, हमने उनको अच्छे से ऑब्जर्व करना है और एनालाइज करना है रिजल्ट्स को। इन द लास्ट एक्ट में क्या आएगा, फोर्थ स्टेज में, प्रिवेंट करना है हमने अनडिजायर्ड इफेक्ट्स को। जो हम नहीं चाहते उनको हमने रोकने की कोशिश करनी है, उनको आगे बढ़ने नहीं देना उन सारे प्रोसेसेस में जो भी डिफेक्ट आ रहे हैं। मेजर फॉर इम्प्रूवमेंट्स, हमने इम्प्रूवमेंट को मेजर करना है कि कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है पहले से हमारे प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, तो ये सारा था हमारा इम्प्लीमेंटेशन हमने कैसे करना है। अब आगे बात एक आता है कि मॉडल क्या है टीकेओएम का, जो हमने टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एक हमारी फिलोसफी है, उसका एक मॉडल है। क्या मॉडल लेके चलना है, इसमें हमारा यही टारगेट रहता है हमेशा टीकेओएम में, कि हमेशा हमने कस्टमर एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने की कोशिश करनी है। कस्टमर जितना सोच रहा है, हमने उसकी क्वालिटीज को मिनिमम टाइम में उसको फुलफिल करके देना है, और हमेशा कोशिश करनी है कि जितना वो सोच रहा है उससे ज्यादा दिया जाए कस्टमर को। ठीक है, उतने ही पैसों में। उससे क्या होता है, वो आपका खुश होता है कस्टमर, और जब कस्टमर खुश होता है तो वो आपके साथ लॉन्ग टर्म के लिए जुड़ता है। ठीक है, ये चीज आपने ध्यान देनी है। अब देखिए इसमें क्या इसका मॉडल है। सबसे पहले हम इसमें जो इम्पोर्टेंस है उसकी लीडरशिप की, आउटस्टैंडिंग लीडरशिप होनी चाहिए आपकी, जो एक बोल्ड डिसीजन ले सके आपके हमेशा। प्रोडक्ट सर्विसेज एंड प्रोसेसेस, प्रोडक्ट सर्विसेज और प्रोसेसेस के ऊपर काम होना चाहिए। सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स, प्रॉपर प्रोसीजर मेंशन होने चाहिए हर काम को करने के। एंड पीपल पावर का मतलब है कि आपके सभी एम्प्लॉइज की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए हमेशा। ठीक है, हम के अंदर किसी भी काम को करने के लिए, क्वालिटी को समझने के लिए हमेशा सभी एम्प्लॉइज आपके तैयार रहने चाहिए। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, हमेशा कंटिन्यूस सिस्टमेटिक इम्प्रूवमेंट, हमेशा
इम्प्रूवमेंट पे ध्यान देना है हमने, और इम्प्रूवमेंट के होगी तो फिर क्या होगा, वो हमने कस्टमर को ध्यान में रख के इम्प्रूवमेंट करनी है, और साथ ही साथ बेंचमार्क को ध्यान में रख के करनी है। ये नहीं है कि कस्टमर को ध्यान में रखने के चक्कर में आप जो बेंचमार्क हैं, जो आपके स्टैंडर्ड्स हैं उस प्रोडक्ट को बनाने के लाज भी होते हैं ना, कुछ कुछ गवर्नमेंट के पॉलिसीज भी होती हैं, लाज भी होते हैं, हम उससे भी बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि अगर हम कस्टमर को ही खुश करने लग गए तो वो हम इलीगल काम भी हमारी कंपनी से हो सकते हैं। हाँ, हमने उन चीजों का भी ध्यान रखना है कि हम एक प्रॉपर दायरे के अंदर ही अपने प्रोडक्ट को रखें। ठीक है, ये था एक मॉडल टीकेओएम का। अब बात करते हैं एक लास्ट टेक्निक है जो आज के लेक्चर में, वो है 5S टेक्निक। ये बेसिकली एक जापानीज टेक्निक है जो कि टोयोटो कंपनी ने आपकी स्टार्ट की थी। ठीक है, टोयोटो का नाम सुना होगा, ऑटोमोबाइल में बहुत बड़ा नाम है आपका। तो उन्होंने 5S इन्वेंट किए थे। 5S कौन से, ये वाले, ये उन्होंने इन्वेंट किए थे जो आपके ब्लू साइड में है, ये जापानीज वर्ड है। वो इसका हिंदी जो इंडियन मीनिंग है वो इस साइड लिखा हुआ है मैंने, राइट साइड में। पहला एस इन्होंने इन्वेंट क्या किया था, सीरी। सीरी का मतलब है सॉर्ट, सेटन, सेटन का मतलब है सेट इन ऑर्डर, देन सीसो, सीसो का मतलब है शाइन, साइकेट्सु, साइकेट्सु का मतलब है स्टैंडर्डाइज, एंड लास्ट है शिटशुके, शिटशुके का मतलब है सस्टेन। ये 5S उन्होंने इन्वेंट किए, और इसी 5S टेक्नोलॉजी को केजन केजन फ्रेमवर्क के नाम से भी जाना जाता है, केजन फ्रेमवर्क। ठीक है, ये जो डायग्राम है आपका, ये केजन फ्रेमवर्क डायग्राम है, और इसको हम सर्कल डायग्राम भी कहते हैं। ठीक है, केजन फ्रेमवर्क सर्कल डायग्राम। इसमें क्या होता है, ये जो पांचों एस हैं, पांचों एस के ऊपर डिटेल में काम होता है। ठीक है, 5S कौन से हैं, सबसे पहले हमने क्या करना है, सॉर्ट करना है। जो पहला एस था, सॉर्ट क्या है, हमने सेपरेट करना है नीडेड आइटम्स को फ्रॉम अननीडेड आइटम्स। ठीक है, हमने डिफेक्ट वाली चीजों को अलग कर देना है, और जिनकी ज्यादा जरूरत है, फ्रेश साइड में है, डिफेक्ट वाला साइड में है, उनको अलग कर देना है। देन हमने सेट इन ऑर्डर, स्ट्रेटन करना है। स्ट्रेटन का मतलब सेट इन ऑर्डर में लगाना है, उनको एक प्रॉपर ऑर्डर में लगाना है, जैसे प्रोसेस चलेगा उसी के अकॉर्डिंग ही हम लेआउट बना देंगे। कीप नीडेड आइटम्स इन द करेक्ट प्लेस टू अलाउ इजी एंड फास्ट रिट्रीवल। तीसरा स्टेप है आपका शाइन। शाइन में हमने क्या करना है, जो भी हम काम कर रहे हैं, जहां पे भी काम कर रहे हैं वर्क प्लेस के अंदर, उसको हमने हमेशा साफ रखना है, सुथरा रखना है, ताकि हमें हमारी एफिशिएंसी और बढ़ के सामने आए। देन स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज में क्या करते हैं हम, क्रिएट ए कंसिस्टेंट अप्रोच विद विच टास्क एंड प्रोसीजर्स आर डन। हमने कंसिस्टेंट अप्रोच सेट करनी है। ठीक है, उसी अप्रोच को हमने ध्यान में रखते हुए हमेशा काम करना है, और उन्हीं स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने की कोशिश करनी है। और लास्ट में हमने सस्टेन करना है। सस्टेन का मतलब डिसिप्लिन। जो भी हमने ऊपर इंप्रूवमेंट किए हैं, हमेशा अपनी हैबिट बना देनी है कि उसको मेंटेन करके रखना है। एस्टेब्लिश्ड प्रोसेसेस को, जो भी हमने 4 स्टेप लगाए हैं, उसको हमने लॉन्ग टर्म में सस्टेन करना है, डिसिप्लिन क्रिएट करके रखना है। तो ये थी बेटा आपकी 5S टेक्निक या फिर केजन फ्रेमवर्क। तो आज के चैप्टर में बस इतना ही है। तो ये हमने सारे मेथड्स आज डिस्कस किए थे, किसके लिए, क्वालिटी कंट्रोल के लिए। तो आई होप आप सभी को आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो बच्चों, थैंक यू।